ये पीछो क्लासेस है जहाँ पे अभी मैं 12th का फिजिक्स सॉल्व करूँगा। देखिए जैसा कि नोटिस आया है यूपी मतलब बोर्ड की तरफ से कि आपका पेपर अप्रैल और मई में हो सकता है, या मार्च के शुरुआत अंत से शुरुआत होगी और अप्रैल में जाके ख़त्म हो सकती है। तो जैसा ये नोटिस है इसके अनुसार से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। और जैसा कि 12वीं जो है 12वीं की जो सिलेबस है बहुत ही लेंदी है, वेस्ट है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2 महीने में ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो ये क्लासेस चल रही है इसमें मैं आपको विद्या का जो क्वेश्चन बैंक होगा भौतिक विज्ञान का, उसको मैं हल करूँगा और बिल्कुल एक एक क्वेश्चंस आपको हल करके देंगे। तो क्लास चालू करने से पहले अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको आप शेयर कर दें। तो देखिए जैसा कि आपका पहला चैप्टर है, जैसा कि मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं कि भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक है। इसमें जो पहला चैप्टर आता है जो आपका वो है स्थिर मतलब जो आपका पहला चैप्टर है वो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हम आपका चैप्टर फर्स्ट जो है आपका वो पढ़ाने की कोशिश करेंगे आज हम। चैप्टर फर्स्ट है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए किसी भी मतलब मॉडल पेपर को हल करने से पहले, चाहे किसी भी पेपर को हल करने से पहले आपका जो आंकिक प्रश्न होगा वो कहीं पर भी आ सकता है। जरूरी तो नहीं कि बहुविकल्प में आंकिक प्रश्न ना आए, चाहे अति लघु में आंकिक प्रश्न ना आए, चाहे लघु में आंकिक प्रश्न ना आए, चाहे दीर्घ में आंकिक प्रश्न ना आए। तो आंकिक प्रश्न कहीं पे भी आ सकता है। और मैं आपका जब मॉडल पेपर से जब मतलब क्वेश्चन बैंक से जब आपका पाठ करवा रहा हूं तो क्वेश्चन बैंक के बहुविकल्प में भी आ सकता है आंकिक प्रश्न, अति लघु में भी आ सकता है, लघु में भी आ सकता है और दीर्घ में भी आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट जो होता है उसको बकायदा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसका फॉर्मूले बताऊंगा, सूत्र बताऊंगा। उसके बाद आपके हम पाठ को शुरुआत करेंगे, आपके पाठ की शुरुआत करेंगे। तो देखिए जैसा पहला चैप्टर है तो इसमें 2 चैप्टरों का मिश्रण दे रखा है आपको। 2 चैप्टर कौन कौन सा दे रखा है? एक तो वैद्युत क्षेत्र दे रखा है आपका, वैद्युत क्षेत्र, और दूसरा जो दे रखा है वो गॉस का नियम है। गॉस का प्रमेय जो है इससे रिलेटेड है। देखिए आप में 2 बना देता है इसमें, मतलब विद्या के क्वेश्चन बैंक में एक ही चैप्टर में 2 चैप्टरों का मिश्रण दे रखा है। एक जो दे रखा है वैद्युत क्षेत्र, दूसरा दे रखा है गॉस का प्रमेय। तो अभी मैं वैद्युत क्षेत्र से संबंधित जो सारे फॉर्मूले होंगे उसको बताऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। जो अगली क्लास आएगी उसमें मैं गॉस के प्रमेय के सारे कॉन्सेप्ट समझाने की मतलब कोशिश करूंगा। मतलब गॉस के प्रमेय से संबंधित सूत्र क्या हो सकते हैं। और जब आपको सूत्र याद होंगे तो न्यूमेरिकल होते चले जाएंगे, थ्योरिकल तो मैं हल करवाऊंगा ही। मैं ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको आंकिक प्रश्न के हल के लिए ही समझा रहा हूं। तो जैसा देखिए कि पहला जो है मैं वैद्युत क्षेत्र से संबंधित समझा रहा हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि पहले हम वैद्युत क्षेत्र से संबंधित फॉर्मूला देखते हैं या सूत्र देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र से संबंधित हम पहले देखते हैं वैद्युत क्षेत्र से संबंधित। वैद्युत क्षेत्र से संबंधित पहला जो आता है, पहले चीज आपको यह समझने की जरूरत है कि अगर बाई चांस आवेश अगर पॉजिटिव है, अगर किसी चालक का आवेश पॉजिटिव है तो उसकी बल रेखाएं जो होंगी उससे दूर भगेंगी। उसकी बल रेखाएं क्या होंगी? उससे दूर भगेंगी। और किसी चालक का अगर आवेश निगेटिव है तो उसकी बल रेखा उसी की दिशा में आएंगी, उससे दूर नहीं भगेंगी, उससे मिलेंगी। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है। कभी कभी ऐसा दे देता है कि आपको तीर बना के दे देगा और ये गायब कर देगा, कहेगा इसमें कौन सा आवेश है। तो आपको पता होना चाहिए जब बल रेखाएं दूर भग रही हैं तो उसमें प्लस का धनात्मक आवेश आएगा, मतलब धनात्मक आवेश आएगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा जो सूत्र आता है आपका, दूसरा देखिएगा आप, ये आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है E बराबर F/Q0। तो जो E होता है आपको मैं बता दूं तो E जो होता है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। क्षेत्र की तीव्रता। F जो होता है वो बल होता है। बल
ये जो बल होगा ये दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल होगा, ना कि दो द्रव्यमानों के मध्य। दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है और दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल वैद्युत बल होता है। अब देखिए जो क्यू नोट होगा ये, इसको दे दीजिए परीक्षण आवेश का नाम, इसको कहते हैं परीक्षण आवेश। अब ये दो फॉर्मूले हो गए। अब तीसरा जो इसका आता है, तीसरा जो आपका होगा ये देखिएगा, आपका जो आएगा जो ये होता है Q बराबर एन ई। Q जो होता है चालक का आवेश होता है, चालक का आवेश। और जो आपका N होगा, N जो होगा वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। और E जो होगा ये होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कभी भी जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ये आपके दो सूत्र हो चुके हैं। अब जो तीसरा सूत्र जो आपका आता है, और देखिए जो तीसरा सूत्र जो आएगा आपका वो आएगा कूलाम के नियम से संबंधित, मतलब दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल। अगर हम मान के चलिए यहां पर एक आवेश Q दे रखा है, यहां पे एक आवेश Q2 दे रखा है, ये Q1 दे दिया, ये Q2 दे दिया, और इसके बीच की दूरी R दे रखी है, तो मतलब आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो ये Q और Q2 के जो मध्य जो बल लगेगा उसका सूत्र आने वाला है आवेशों के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल। जो आवेशों के मध्य जो बल लगता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और आपको जैसा मैंने बता दिया है, F आपको मैंने पहले ही बता रखा है, F बराबर बल होता है। कौन सा बल होता है? दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक होता है, Q1 एक आवेश दे रखा है, Q2 भी एक आवेश दे रखा है, और R जो है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, ये आप याद रखिएगा। और जो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे नया आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, और इसका जो मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे निकालेंगे अगर आप, तो इसका अगर हम ऐसे दे दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मतलब मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट का मतलब इसका मान हो सकता है, ये यहाँ पे कट करिए बस थोड़ा, यहाँ से कट कर दियो, ठीक है। देखिए यह एक नियतांक होता है, और इसका जो मान होता है वो होता है 9 मतलब 9 गुना 10⁹9, और इसका मान हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ये इसका मान हो जाता है। जब इसका ये मान हो गया तो ये देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब जो चौथा कॉन्सेप्ट आता है आपका, जो चौथा कॉन्सेप्ट जो आएगा आपका, देखिएगा यहाँ पे गौर से, चौथा कॉन्सेप्ट ये होता है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है ये हो जाता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। अब देखिए बिंदु आवेश क्या होता है? बिंदु आवेश वो होता है जहां पे सिर्फ एक ही आवेश स्थित हो, दूसरा आवेश न दिया हो न कुछ दिया हो, तो वो बिंदु आवेश हो जाता है। क्या हो जाता है वो? बिंदु आवेश। तो देखिए Q जो होगा वो बिंदु आवेश हो जाएगा। अब जैसे इसको मैं समझा दूं कि यहाँ पे कोई बिंदु दे रखा है, अगर आपको समझा दिया जाए तो यहाँ पे कोई बिंदु दे रखा, मतलब आवेश दे रखा है Q, और यहाँ पे कोई बिंदु P दे रखा है, और यहाँ तक कि बीच की दूरी जो दे रखी है आपको R दे रखा है। तो Q के कारण जो P पर जो तीव्रता होगी, मतलब ऐसे ले लीजिए आप, सर्कल अगर बना देते हैं तो ऐसे जो यहाँ पे तीव्रता चाहे यहाँ पे तीव्रता चाहे यहाँ पे तीव्रता, कहीं पे भी तीव्रता निकालेंगे तो ये बिंदु आवेश के कारण निकलेगा। किसके कारण निकलेगा? बिंदु आवेश के कारण। तो ये बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र निकल जाता है।
आपको पता होना चाहिए। ई बराबर मैंने पहले ही बता रखा आपको, क्षेत्र की तीव्रता होती है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। 1/4πε0 भी बता रखा है मैंने, एक नियतांक होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर इसका मान होता है। क्यों जो होता है वो आवेश होता है, क्यों हमेशा आवेश होगा चालक का। आर जो हो गया आवेश से बिंदु तक की दूरी, आवेश से बिंदु तक की दूरी, ये आपका आवेश मतलब दूरी हो गई है आर। और कभी भी मैं बता रहा हूं कि दूरी जो होगा हमेशा मीटर में ही लेंगे आप, हमेशा किस में लेंगे, मीटर में। ये तो 4 पॉइंट हो गए, अब 5वां पॉइंट है, अब उसको समझते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर नहीं आया समझ में तो आप कमेंट कर दिया कीजिएगा, मैं आगे से और बकायदा अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको 4 पॉइंट समझा दिए हैं। 5वां पॉइंट देखिए, 5वां पॉइंट क्या आता है। 5वां पॉइंट जो आता है, दो आवेश दिया हो, वो अगर समान है लेकिन एक प्लस का है तो एक ऋणात्मक हो, और उसके बीच की दूरी जो हो दो हो वो क्या हो, अल्प हो, मतलब बहुत कम हो। तो यहां पे एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लगता है। क्या लगता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर जो होता है, इसमें से कोई एक आवेश ले लीजिए और उसके मध्य की दूरी ले लीजिए। आप किसी एक आवेश को उठाइए Q को, और इसके बीच की दूरी 2L है। जैसे आप ये देखेंगे तो इनके बीच की दूरी क्या है, ये 2L है। बीच की दूरी का गुणनफल जो होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब इसी से रिलेटेड आगे फॉर्मूले आते हैं। ये 5वां पॉइंट था। अब 6ठा पॉइंट देखिए आप। 6ठा पॉइंट जो आता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अब अक्षीय स्थिति पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर। देखिए अक्षीय, निरक्षीय और किसी भी बिंदु पर 3 प्रकार से निकलता है ये तीव्रता, और सारा किस पे डिपेंड होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे। किस पे डिपेंड होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि अक्षीय स्थिति क्या होती है, जो नाक के बिल्कुल पैरेलल हो, मतलब समांतर हो। अगर आप यहां से सीधा देखेंगे तो सीधा दिखे तो वो हो गया अक्षीय। अगर आपको गर्दन ऊपर उठानी पड़ रही है तो मान के चलिए वो निरक्षीय है। और आपको कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए आप, वो हो गया किसी भी बिंदु पर। तो ये 3 तीव्रता आएंगे। ज्यादातर इंपॉर्टेंट रहता है अक्षीय और निरक्षीय वाला, किसी भी बिंदु पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। फिर भी आपके डाउट को मैं खत्म कर दूंगा, उसके भी पॉइंट आउट आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए किसी भी बिंदु पर, जैसे यहां पर आप ले लेते हैं, पहली बात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ले लीजिए। जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, एक तो प्लस क्यू हो गया, यहां से कोई दूरी ले लिया, यहां पे ये हो गया माइनस क्यू आवेश, इसके बीच की दूरी 2L। तो इसके अक्षीय स्थिति ये हो गया, ये बिंदु P मान लीजिए, जहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता। क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता। अगर हम तीव्रता का सूत्र निकालते हैं यहां से तीव्रता का, तो E बराबर जो होता है, E बराबर 1/4πε0 2P बटे R क्यूब। और जो R जो दूरी होती है यहां से यहां तक की दूरी होती है बेटा, मध्य से लेके बिंदु P तक की दूरी। अब आपको E बराबर पता ही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। E बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये E बराबर जो हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। P बराबर मैंने आपको अभी बताया था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और जो R जो तो हो गया वो दूरी हो गई। क्या हो गई बेटा, मैं बार बार बता रहा हूं, दूरी हमेशा मीटर में ही लेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो हमेशा जो दूरी है वो मीटर में लेना है। अब देखिए जो 6ठा पॉइंट तो हो चुका है, अब 7वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब 7वां पॉइंट जो है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही होगी, अक्षीय के बजाय किस पे आ जाएगी, अब निरक्षीय पर। तो आप देखिए यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर। अगर आप निरक्षीय स्थिति पर लेते हैं तो निरक्षीय स्थिति मैंने आपको जैसा बताया था कि गर्दन को ऊपर करनी पड़े, तो मान के चलिए निरक्षीय स्थिति है, मतलब नाक के बिल्कुल लंबवत, मतलब 90 के एंगल पर हो। जैसे अगर आप हम यहाँ पे अगर ले लेते हैं, अगर हम दो आवेश ले लिया, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना दिया इसको हमने, ये बना दिया हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये मान लिया प्लस का क्यू आवेश है, ये मान लिया माइनस का क्यू आवेश है, इसके बीच की दूरी 2L है। तो ये रहा कोई बिंदु, यहाँ पे P मान लिया, इसको मिला दिया ऐसे, तो ये निरक्षीय स्थिति का हो जाता है, ये निरक्षीय स्थिति हो जाता है। यहाँ पे जो तीव्रता निकालनी पड़ती है आपको, वो क्या कहलाता है, वो निरक्षीय स्थिति पर। तो जो इसका सूत्र होता है E बराबर, वो देखिएगा, जो E बराबर आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R क्यूब, मतलब अक्षीय स्थिति का आधा होता है निरक्षीय स्थिति। देखिए अक्षीय में 2 से गुना है, निरक्षीय में 2 से गुना नहीं है, यही अंतर है बस, कि अक्षीय स्थिति पर जो तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति का 2 गुना हो सकती है। मतलब सूत्र से पता चलता है, सूत्र देखने के बाद ही पता चल जा रहा है। और यहाँ पे मैंने सब चीज लिखवा दिया है। देखिए E बराबर भी लिखवा दिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, जो P हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, R देखिए R जो होगा ये वाली दूरी होती है R, तो R जो क्या हो गया, दूरी, R क्या हो गया, दूरी। अब देखिए जो 8वां जो पॉइंट आता है, देखिए अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको विद्या का सारा क्वेश्चन बैंक एक एक बहुविकल्प कैसे होगा ये भी हल करके हम देंगे, आपको हल बताएंगे। और देखिए ऐसा नहीं होगा कि बहुविकल्प पे निशान लगवा दिए कि बेटा ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, उसको हल करके देंगे कि बेटा यही वाला सही क्यों होगा, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, और ये वाला गलत कैसे होगा ये भी बताने की कोशिश करेंगे हम। तो आप हमारे इस वीडियो को अगर आपके अपने फ्रेंड सर्कल में भेज दोगे तो और अच्छी बात है, तो आप अपने अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए। अगर आप देख रहे हो तो कम से कम सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना आप। तो देखो अब जो 8वां पॉइंट आता है, 8वां जो पॉइंट आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकलेगी। मैंने 3 पॉइंट कहे थे आपसे, अक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर, अब निकालते किसी भी बिंदु पर। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर। अब देखिए अब क्या होता है, हमने पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाया, ये ले लिया हमने प्लस क्यू आवेश, ये ले लिया माइनस क्यू आवेश, बीच की दूरी अल्पतम होती है 2L मान लिया हमने, 2L होती है ऐसे दर्शाया गया है। अब कहीं पर भी कोई सा भी बिंदु मान लीजिए, यहाँ पे P हमने मान लिया, इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये इसके मध्य बनने वाला कोण थीटा कहलाता है, इसके मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है, थीटा। और ये दूरी जो है हमने R मान ली, क्या मान ली, ये दूरी हमने R, ये दूरी जब R मान ली हमने, तो जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का सूत्र जो आता है, देखिएगा यहाँ पे E बराबर जो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखिए सब चीज बताया हुआ है, E बराबर आपको बताया हुआ है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, P बताया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, देखिए यहाँ पर R जो दो होता है वो दूरी होती है, यहां से लेके यहां तक दूरी। अब थीटा जो आया है, जो थीटा मैं यहां पे बता दूं, तो थीटा क्या है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव तथा बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाला कोण है। देखो वैद्युत द्विध्रुव और मतलब बिंदु P को मिलाने वाली जो रेखा है, इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण है, तो थीटा लिख दो, वैद्युत द्विध्रुव तथा बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बना कोण, ये आपका हो जाता है थीटा। तो देखिए अभी तक मैंने आपके 8 पॉइंट बता चुका हूं, कुछ पॉइंट और बच रहे हैं, उन्हें भी बता देता हूं मैं। तो इस 8 पॉइंट, जितने भी पॉइंट बता रहा हूं, ये आपको पीसो एकेडमी का जो आप वीडियो देख रहे हो, ये इसके नीचे एक लिंक दिया हुआ है जो है, वहां उस लिंक पे जाओगे
तो उस लिंक पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। वहां पे जैसे ही आप जाओगे तो वहां से आप इसको ना पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हो। स्क्रीनशॉट अगर नहीं लेना जानते हो तो वहां पे चले जाइए, आप बड़े आराम से तसल्ली पूर्वक वहां से डाउनलोड कर लीजिए। जैसा यहां पे लिखा हुआ है वैसा ही लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे ही बिल्कुल मिलेगा। तो ये 8 पॉइंट हो गए हैं। जो कुछ और पॉइंट है उन्हें भी समझा देता हूं मैं, फिर ये वैद्युत क्षेत्र से संबंधित जो सारे पॉइंट हैं वो खत्म हो जाएंगे आपके। फिर अब दूसरा जो बचेगा वो बचेगा गॉस के नियम से, जिसे हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए आपको मैंने 8 पॉइंट बता दिए थे, अब ये 9वां पॉइंट है। 9वां पॉइंट देखिए क्या है। 9वां पॉइंट ये कह रहा है कि रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व या वितरण कह दो, रेखीय आवेश वितरण या घनत्व भी कह सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये कोई मतलब चालक होता है, इसकी लंबाई L ले लेते हैं और इसमें जो आवेशों का वितरण होता है, आवेशों का जो वितरण होता है वही रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। इसका जो मतलब इसको प्रदर्शित जो करते हैं लेमड़ा से करते हैं। किससे करते हैं? लेमड़ा, Q/L। ये रेखीय आवेश वितरण का सूत्र हो गया। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? लेमड़ा बराबर Q/L। और इसी से संबंधित जो अगला आता है 10वां देखेंगे आप, तो वो आ जाता है पृष्ठीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय घनत्व लिख दो। देखो पृष्ठीय घनत्व जो होता है जो सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा बराबर जो होता है क्षेत्रफल पे जितना आवेश वितरण रहता है एकांक क्षेत्रफल पे, उसको ही पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, जैसे Q/A। अब जो 11वां जो है ये आयतनीय घनत्व है। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, अगर बाई चांस रेखीय आ जाता है तो एकांक लंबाई पे आवेश जो वितरित होगा उसको कहेंगे। अगर पृष्ठीय आ जाता है मतलब क्षेत्रफल पे वितरित आवेश की मात्रा को कहेंगे। और आयतनीय जब आता है तो उसको हम आयतन पर, एकांक आयतन पर जो आवेश वितरण होगा उसको कहेंगे। तो आयतनीय पे क्या होता है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं बेटा, Q/V। Q/V। ये 3 पॉइंट है जो इस चैप्टर में तो नहीं है, लेकिन गॉस के प्रमेय से, जो गॉस के अनुप्रयोग जैसे ही आप डेरिवेशन को जो जैसे ही हल करेंगे तो उसमें इन सब का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और जो अगला पॉइंट आता है, देखिए 10 पॉइंट अभी तक हो चुके हैं, 11 हो चुके हैं आपके पॉइंट। अब देखिए 12वां जो पॉइंट आता है, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये कहता है कि भाई एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण। तो देखिए बल आघूर्ण क्या होता है। अब देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लीजिए पहले, उसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रख दिया। ये हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया, मतलब हर जगह क्या है, ई की मात्रा समान है। एक समान का मतलब क्या होता है, ई की मात्रा समान है। अगर यहाँ पे कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रख देते हैं हम, जैसे ये ले लीजिए -Q, ये लीजिए +Q, और इसके बीच की दूरी 2 है, एक थीटा कोण पे स्थित है, तो इसके मध्य एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, मतलब इसके ऊपर एक बल कार्य करने लगता है। और बल क्या होता है, तो जो बल होता है टाउ, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बल आघूर्ण जो है ये हो जाता है पीई, जितने कोण पे रखा हुआ है उसके ज्या के गुणनफल के बराबर हो जाता है। तो क्या हो जाता है, बल आघूर्ण बराबर पीई साइन थीटा। अब देखिए पीई क्या है, पी आपको मैंने बताया था, इसका जो पहले वाला पॉइंट है वो आप ध्यान रखिए। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ई बराबर भी बताया था मैंने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो आप बहुत बार पढ़ चुके हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जो थीटा है, थीटा कोण है यहाँ पे, जितने कोण पे वो रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन उत्पन्न हो जाते हैं, 2 कंडीशन उत्पन्न होते हैं, एक तो न्यूनतम, एक अधिकतम। तो देखो जैसे इसमें कंडीशन उत्पन्न करेगा, कंडीशन शर्त जैसे ही रख देगा कि न्यूनतम है,
शर्त रख देगा निम्नतम बल आघूर्ण जैसे ही पूछ देगा आपसे, तो थीटा इजकल टू जो होता है वो 0 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है? थीटा इजकल टू 0 डिग्री। अब देखिए साइन थीटा का मान जब यहाँ पे 0 रखेंगे आप, तो साइन 0 का मान क्या हो जाता है? 0। तो टाउ बराबर आपको क्या निकल के आता है? न्यूनतम बल आघूर्ण। टाउ बराबर जो निकल के आता है वो 0। ये पहली शर्त थी इसकी। और दूसरी शर्त ये कहता है ये कि अधिकतम जब पूछ देता है, अधिकतम जैसे ही पूछ देता है, तो थीटा जो होता है वो हो जाता है 90 डिग्री। क्या हो जाता है? 90 डिग्री। जैसे न्यूनतम पूछेगा तो थीटा इजकल टू 0, अधिकतम पूछा तो थीटा इजकल टू 90। जैसे आप यहाँ पे 90 रखते हैं थीटा का मान, तो थीटा का मान जैसे ही 90 रखते हैं तो टाउ बराबर साइन 90 का मान 1, इसमें रख दीजिए आप साइन 90 का मान 1। तो 1 में पीई से मल्टीप्लाई कराओगे तो पी ही आएगा ना। तो ये आपके इस चैप्टर से कुछ पॉइंट थे, जो मतलब इस चैप्टर से नहीं, इस चैप्टर के वैद्युत क्षेत्र और कूलाम के नियम से जो संबंधित जो सूत्र थे वो मैंने बताए हैं कि आपको अगर बाई चांस इससे रिलेटेड मतलब इससे संबंधित अगर आपका कोई बहुविकल्प प्रश्न में आयाती लघु में या लघु में कोई भी आंकिक प्रश्न आता है तो आप उसे बिना संकोच के हल कर दें। मतलब कुछ टेंशन की बात नहीं है, ये आपको याद होगा तो न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो देखिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अब आगे अगला जो क्लास होगा वो हमारा जो होगा गॉस के प्रमेय से संबंधित होगा। किससे होगा? गॉस के प्रमेय से संबंधित जो पॉइंट आउट होंगे उसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे। अब गॉस के नियम के जो संबंधित सूत्र है उसको हल करके इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।